नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कर्मचारियों के लिए ईपीएफ पेंशन से जुड़ा एक बड़ा और राहत भरा फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी कंपनी ने पीएफ से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखे हैं तो इसकी सजा जो है कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती। अब ये क्या है पूरा मामला, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले ईपीएफ पेंशन से जुड़े मसले को डिकोड करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे बाजार पर लगने वाले एलटीसीजी टैक्स की और इस मामले पर आए समीर अरोड़ा के बयान की। और अंतिम में चर्चा करेंगे वॉर के लेटेस्ट अपडेट की और गैस की जो है वो क्राइसिस की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बातें चलती रहती थी, लेकिन अब एक नया मामला ये आया है कि ईपीएफ पेंशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से सर कहा जा रहा है कि किरण राजराम यादव वर्सेस ईपीएफओ का एक मामला सामने आया है। उसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को जो है पेंशन से मना नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि मामला जो है सैलरी पेंशन से जुड़ा हुआ है, बड़ी तादाद में लोगों की जो है इस खबर को लेकर रुझान रहती है, तो क्या स्पष्टता है सर, समझाइए। नहीं, देखिए 7.5 करोड़ के लगभग जो ईपीएफओ के मेंबर्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर है कि जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला ये आया है विशाल कि अगर एम्प्लॉयर आपके ईपीएफ से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स को ठीक से नहीं रखता, उनको मेंटेन नहीं करता, तो उसका ओनस या उसकी जिम्मेदारी किसी एम्प्लॉय पर नहीं जाती। आप उसको उसकी पेंशन से वंचित नहीं कर सकते, उसे उसकी पेंशन से रोक नहीं सकते। इसी मामले में जो ईपीएफओ के साथ एक वाद था जो आपका किरण राजाराम यादव का, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बेहद अहम फैसला आया है, जहां कहा गया है कि रिकॉर्ड को रखने की, रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की है, एक चीज़। दूसरी, केवल और केवल किसी एक फॉर्म या किसी एक रिकॉर्ड पर आपकी पेंशन की देनदारी अटकाई नहीं जा सकती, उसे लंबित नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। आपको तमाम दूसरे जो है फैक्टर्स को या तमाम दूसरे दस्तावेजों को भी इस चीज़ के लिए देखना होगा। तो बड़े जो कर्मचारियों का एक तबका है प्राइवेट सेक्टर का, उनके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर आई है। चलिए सर, कोर्ट ने कहा कि पीएफ से जुड़े दस्तावेज जैसे कि फॉर्म 6A संभाल कर रखना पूरी तरह कंपनी की जिम्मेदारी है, कर्मचारी की नहीं है। और जैसा कि आपने भी कहा सर कि पीएफ अधिकारी सिर्फ एक फॉर्म की कमी देखकर पेंशन क्लेम जो है वो खारिज नहीं कर सकते। दूसरे दस्तावेज भी सबूत जो है वो माने जाएंगे। पेंशन तय करने समय इन रिकॉर्ड्स को भी देखा जाएगा, ऐसी बातें भी सामने आई है। फॉर्म जो है 3A, ईपीएफ अकाउंट की स्टेटमेंट, पीएफ योगदान का रिकॉर्ड, ज्वाइंट ऑप्शन जो है एप्लीकेशन वो, और नियोक्ता का कंफर्मेशन। तो अच्छी खबर आती हुई दिख रही है 7.5 करोड़ जो है पेंशनर्स उनके लिए। नहीं, बिल्कुल इस तरह की। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि आप कुछ बहुत छोटी सी टेक्निकलिटीज़ या ऐसी चीज़ों में फंसा कर लोगों को उनके अधिकार से रोक नहीं सकते। पेंशन का जो हक है, अधिकार है, जिसके लिए लोगों ने अपना पैसा जमा किया है, उसको आप सख्त नियम बनाकर या आप इस तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट निकालकर वहाँ आप उस चीज़ से रोक नहीं सकते। आपको तमाम दूसरी चीज़ों को देखना होगा, यहाँ थोड़ा उदार होना होगा, और ताकि जो कर्मचारी है उसे उसकी पेंशन का पूरा फ़ायदा मिल सके। सर, अब चूंकि पेंशन की बात हो रही है तो ईपीएस 95 को लेकर भी लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात को चर्चा करते रहते हैं। वहाँ क्या अपडेट आ रही है सर? क्या वो जो है न्यूनतम पेंशन उसके बढ़ने की बात हो रही है? 7,500 9,000 तक पहुँचने की बात हो रही थी, क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन की बढ़ोतरी है वो आज नहीं तो कल सरकार को उस पर बड़ा फैसला लेना होगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह विशाल ये भी है कि एक जो संसदीय समिति थी उसने भी इस बात की रिकमेंडेशन की है, उसने इस बात की सिफारिश की है कि जो ईपीएस 95 से जुड़े हुए जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको 1,000 रुपये की जो मिनिमम पेंशन है उससे उनका काम नहीं चलेगा। आपको इसे 7,500 रुपये या 9,000 रुपये इस तरह की बढ़ोतरी इसमें करनी होगी। और न सिर्फ ये बढ़ोतरी करनी होगी बल्कि इसके साथ इसमें डीए को भी शामिल करना होगा, क्योंकि आपको अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है तो आपको वहाँ डीए का भी फ़ायदा इन पेंशनर्स को देना पड़ेगा। एक बड़ी तादाद है जो रिटायर जो है होने वाली है आगे चल के, उन तमाम लोगों के लिए आपको इस फ़ायदे को देना होगा।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच शेयर बाजार की दिशा को लेकर निवेशकों में काफ़ी सवाल है। सर कल ही देखिए ना, अगर एक वीक के अगर बाजार को देखा जाए तो किसी दिन जो है बाजार में जो है 300 800 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलती है निफ्टी में, तो कभी जो है सीधे जो है बाजी जो है पलट जाती है। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि हालत अब पहले जितने खराब नहीं है। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और सीईओ समीर अरोड़ा का कहना है कि बाजार मान रहा है कि जो वेस्ट एशिया जो है क्राइसिस या वॉर कहिए, उसका सबसे जो मुश्किल दौर है वो गुजर चुका है और इसी वजह से हाल के दिनों में बाजार में तेजी भी देखने को मिली। उनके मुताबिक कुछ सेक्टरों पर जो है युद्ध का असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी पहले जो है आशंका जताई जा रही थी। साथ ही कंपनियों के ताज़ा बिजनेस अपडेट भी जो है ये संकेत दे रहे हैं प्रवीण सर कि देश में जो है उपभोक्ता की जो मांग है या जो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब पूरा मामला जो है समझाइए आप सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? नहीं देखिए, उन्होंने समीर अरोड़ा ने जो है पूरा जो मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है उसको लेकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है विशाल, कि फरवरी के एंड से बाज़ारों का मूड सुधरने लगा था। भारतीय बाज़ारों का एक अच्छा दौर दिखाई देने लगा था मार्केट का, जहाँ पे बाज़ार को लेकर ये था कि अब एक बुलिश ट्रेंड यहाँ से या रैली शुरू होने वाली है। लेकिन उसके बाद अचानक से जंग जो है वो शुरू हो गई और उसने भयावह रूप ले लिया, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी बिकवाली मार्च के दौरान एक ख़राब पीरियड हमको देखने को मिला। लेकिन अब उनका ये कहना है कि जब सीज़ फायर का ऐलान हो गया और उसके बाद से जो हालात बदले हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा विवाद अब ख़त्म होगा, तो मार्केट से एक बार फिर से पलटी खाने के लिए तैयार है। और अप्रैल में ये चीज़ दिखाई भी दी है, जहाँ 7-8% का रिटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 12 महीने में हम 15% का बाज़ार से रिटर्न जो है विशाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए सर, इसी के अलावा सर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही एलटीसीजी टैक्स को लेकर। सर मैं मीडिया एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था सर, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर एफआईआईज़ की तरफ से जो अगर सेलिंग आप देखने को मिल रही है, आप कह रहे हैं कि 5 दिन में जो है 35,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग, और लगातार इन आंकड़ों में भी दिख रहा है सर, आप देखिए 9-9 हज़ार करोड़ की सेलिंग है। किसी दिन ही है जो वो सेलिंग जो है 9,000 से सीधे 2,800 के आसपास आती है, लेकिन लगातार अगर 5 दिन अगर आप देखेंगे 9,800, 9,700, 9,100 के आसपास की जो है सेलिंग देखने को मिले। जब इनसे इस मसले पर उनसे जब सवाल पूछा गया सर, तो वो कह रहे हैं कि इसके पीछे का तर्क वो दे रहे हैं कि एलटीसीजी टैक्स जो बाज़ार में लग रहा जा रहा है वो बड़ा फैक्टर है। इसको अगर सरकार जो है 5 साल तक अगर रोक दे, थाम दे, तो शायद जो है एफआईआईज़ की जो सेलिंग है वो रुक सकती है, बाज़ार में पैसा लौटता हुआ दिख सकता है। और ये सवाल सर मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि लगातार हम लोग कई बजटों में हम लोगों ने ये सवाल उठाया भी, हर समय बजट के समय ये बात आती है कि बाज़ार पर जो टैक्स लगता है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, इसका जवाब यही है कि 2024 के आखिर में समीर अरोड़ा ने इस बात की सबसे पहले वही थे जिन्होंने इस बात को उठाया था कि मार्केट में की जो सबसे बड़ी जो चिंता पैदा हो रही है वो दरअसल उसी साल जुलाई में सरकार ने दरअसल एलटीसीजी टैक्स को लेकर और एसटीजीसी टैक्स को लेकर बड़े फैसले किए थे। और उसके बाद समीर अरोड़ा पहले शख्स थे जिन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर आकर इस बात को कहा था कि सरकार का जो एलटीसीजी टैक्स है, एसटीटी जो है, ये इन्वेस्टर्स पर भारी पड़ रहा है। और अब का दौर और अब से पूरा का पूरा मार्केट हम ये देख रहे हैं कि मार्केट संभलता हुआ ही नहीं दिखा है। लगातार बाज़ार के ख़राब वक्त ही एक तरह से इन्वेस्टर्स को लॉसेस जो है या वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब एक बार फिर से उन्होंने उसी बात को दोहराई है कि अगर आप 5 साल के लिए एलटीसीजी को टैक्स को वापस ले लेते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, तो ये बाज़ार के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है विशाल। चलिए, इसके अलावा सर उन्होंने जो है महंगे तेल पर भी जो है अपनी कुछ टिप्पणियां कही हैं। जैसा कि पहले हम लोग भी चर्चा करते रहे हैं सर कि एक समय था जब एवरेज अगर क्रूड ऑयल की कीमतें देखी जाए सर तो 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी। अब वो चीज़ें सीधे उलट गई हैं। अब जो है 95 से लेकर 114, 115 तक का भी लेवल्स हम लोगों ने देखा है। तो अब कल परसों ही हम लोग बात भी कर रहे थे सर कि अब की अगर एवरेज अगर निकाली जाए कॉस्ट तो 80 से 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास होगी। तो यानी 30 आरबीआई ने 85 डॉलर पर बैरल का एवरेज किया है कल ही मॉनेटरी पॉलिसी में जी। तो सर उसका असर क्या देखने को मिलेगा ओवरऑल इकोनॉमी पर और कंपनियों पर, क्या असर पड़ेगा उनके तिमाही नतीजों पर, मार्जिन्स पर, आपसे समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इस वक्त
मिडल ईस्ट की क्राइसिस के जरिए अगर जो भारत की इकोनॉमी पे दिखाई दे रहा है वो कच्चे तेल का जो ज़्यादा भाव या बढ़ी हुई कीमत है वो विशाल यहाँ नज़र आती है। कई एनालिस्ट ऐसे हैं जो ये कह चुके हैं कि अगर $100 के ऊपर अगर क्रूड रहता है तो वो भारतीय कंपनियों के आपके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर तगड़ा असर यहाँ पे डाल सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो क्रूड ऑयल के साथ भारतीय इकोनॉमी पर पूरा, क्योंकि हम 85% अपना जो 85% से बल्कि ज़्यादा ही क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं देश की ज़रूरत के लिए। तो ऐसे में भारत का डॉलर का जो आउटफ्लो है वो बढ़ता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है। विशाल जी, चलिए सर, अब तो समीर अरोड़ा साहब तो कह रहे हैं कि उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं सर। आगे की कहानी ये है कि चिंता है। कल तक जो हम लोग सीज़ फायर की बात कह रहे थे सर, वो लगता है धरातल पर वो चीज़ लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि सर ईरान ने जो है तगड़ा जो है अटैक किया है लेबनान और तमाम जगह पर जो है इजराइल की तरफ से भी अटैक होने को देखने को मिल रहा है और ईरान की तरफ से भी है रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से ताज़ा अपडेट ये है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम और सैन्य कार्रवाई और जितने भी हमारे जो आर्मी फोर्सेस हैं वो अभी भी हम तैनात किए हुए हैं। 10 पॉइंट का जो एजेंडा है उसको लेकर बात जो है झुटलाई जा रही है कि भाई वो बात ही नहीं है जो 10, तो क्या समझा जाए नहीं समझा जाए। लेकिन इसी बीच सर रूस की तरफ से अच्छी खबर ये आ रही है कि रूस ने जो है एशिया के देश, यानी उसमें भारत भी आ जाता है सर, उनको कहा कि LNG अगर आप हमसे खरीदिएगा तो 40% का हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो बड़ी अच्छी बात है सर। क्राइसिस है, हम लोग एक एक जहाज को लेकर आंख टकी लगा के हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा जहाज, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 800 जहाज फंसे हुए हैं। एक जहाज वहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ की मीडिया हाउसेस में बड़ी चैन की बात होती है कि भाई एक टैंकर जो है आ गया है, घबराने की बात नहीं। आज की भी ताज़ा अपडेट है, 15,000 मीट्रिक टन के आसपास की एक जहाज और आती हुई भी दिखी है सर। ये कितनी राहत वाली बात है सर। नहीं, ये LNG का रूस की तरफ से जो ऑफ़र है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, कुछ सोर्सेज के हवाले से बात करके, वो भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात साबित हो सकती है। 40% डिस्काउंट पर मिलना, और सबसे बड़ी बात है कि गैस का जो अवेलेबिलिटी है वो भारत के लिए सिक्योर होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको लेके जो रूस की और चीन की कुछ कंपनियां दरअसल इस बात के प्रयास कर रही हैं कि हम आपको ये सस्ती गैस जो है LNG, जो स्पॉट प्राइस है उससे 40% के लगभग डिस्काउंट पर वो हम आपको दे सकते हैं। उनका ये भी कहना, चूँकि ये जो गैस है ये आपकी सैंक्शनड जो है वो जो आपके प्लांट हैं उनसे जनरेट होकर आ रही है, यानी जिस पर अमेरिका की पाबंदियां हैं। तो इन फर्मों का ये कहना है कि हम आपको ये गैस जो है वो इसके पूरे पेपर बना कर देंगे जो कि आपको मिडिल ईस्ट के किसी दूसरे देश के से ओरिजिनेटेड होती हुई दिखाई देगी। यानी गिमिक करके दरअसल इस गैस को जो है वो एशिया के देशों को बेचने के लिए कहा गया है। भारत भी उसमें शामिल है। भारत अभी तक असल में कंजर्वेटिव रुख अपनाते हुए, अमेरिका ने जिन भी उन पर सैंक्शन लगाया है, एक बहुत बड़ा प्लांट है एक्सपोर्ट का LNG 2 और एक है पोर्टो वाया। ये 2 प्लांट है जिनसे बड़े पैमाने पर LNG रूस से वो भेजी जाती है। इन दोनों पे प्रतिबंध है और भारत अब तक इस चीज़ से दूर रहा है कि इस तरह के प्रतिबंधित जो प्लांट है वहाँ से गैस ली जाए। अब क्या अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत इस गैस का सहारा लेगा, इसको डील को मंजूरी देगा, ये विशाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि देश में अभी भी आप समझिए कि LPG की और बाकी के जो आप समझिए कि जो फर्टिलाइज़र प्लांट हैं उनको गैस की कटौती की गई है ताकि जो डोमेस्टिक जो रसोई है वहाँ पे गैस। सर मैं कल परसों ही सौरभ मुखर्जी साहब को सुन रहा था, बड़े दिग्गज इन्वेस्टर माने जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि गैस की किल्लत, और गैस को ही ऐसे मत समझिए, गैस प्लस इंडस्ट्रियल गैस, उनकी किल्लत की वजह से इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। 2 सिनेरियो उन्होंने बड़े अच्छे समझाए। कहा कि कई जगह तो ऐसे है कि फैक्ट्रीज़ में गैस नहीं है, कई जगह ऐसे हैं कि अब फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लेबर नहीं है,
वो लेबर पलायन कर चुके हैं कि अब यहाँ काम ही नहीं है तो क्या किया जाए। तो दोनों सिनेरियो में जो है कंपनीज पर मार पड़ते हुए दिख रही है, मार्जिन्स पर बहुत ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ दिखेगा। वो कह रहे हैं कि आने वाले जो क्वार्टर है उनमें आपको ये सब चीज़ें जो है साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी राहत की खबर है, LNG पर अगर 40% का अगर डिस्काउंट मिलता है। लेकिन एक बात आपसे और भी समझना चाहूँगा कि अभी जो तेल हम रसिया से खरीद रहे हैं सर, बीच में खबरें आई थी, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो वो तो प्रीमियम पे बेचा था रशिया, हाँ, और अब ये जो है क्रूड अपनी गैस जो है LNG, ये थोड़ा 40% डिस्काउंट। उसमें फ़र्क ये है कि वो सैंक्शन से बाहर की के क्रूड है, ये सैंक्शनड गैस है, LNG है। सैंक्शनड गैस में अमेरिका की पाबंदियां हैं, अगर आप लेते हैं तो जो सेकेंडरी टैरिफ कह लीजिए या सेकेंडरी जो सैंक्शंस हैं वो ऐसी कंपनियों पर लगाए जा सकते हैं जो कि इस तरह की गैस का या क्रूड का आप डील करते हैं। ईरान ने भी अपना जो 10 पॉइंट का एजेंडा रखा था उसमें ईरान ने कहा था कि न सिर्फ प्राइमरी सैंक्शंस को हटाया जाए बल्कि सेकेंडरी सैंक्शंस को भी हटाया जाए। सेकेंडरी सैंक्शंस ऐसी कंपनियां हुई जो ईरान के तेल का या दूसरी चीज़ को का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन पर भी सैंक्शंस लगाना। तो ईरान की एक मांग थी। इसी तरह के इस तरह के जो रूस से भी जो खरीदारी है, रूस के भी अभी तक तो तेल और सारी चीज़ों पे सैंक्शन था। बीच में जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने कहा कि आप खरीद सकते हैं, इसको खरीदिए। तब भारत ने खरीदारी बड़े पैमाने पर रूस के तेल की शुरू की। अगर ये सैंक्शन से हट जाते हैं, ये जो 2 आपके बड़े LNG के एक्सपोर्ट वाले प्लांट हैं, इसका असर फिर ये होगा कि एक तो गैस को जो है जो डिस्काउंट पे मिल रही, संभवतः वो डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी। जब रूस फ्री हो जाएगा तो वो किसी भी देश को बेच पाएगा और प्राइसेस जो है वो स्पॉट प्राइसेस पे आपके आसपास आ जाएंगे। विशाल, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि क्या सीज फायर सही में नल वॉइड हो गया क्या सर, वॉर मोड ऑन हो गया है? देखिए, कल ही मैंने इस बात को विशाल कहा था जब दोपहर में भी हम लोग बात कर रहे थे न्यूज़ रूम में। जो शर्तें थीं असल में, जो 10 पॉइंट का एजेंडा जो ईरान ने अमेरिका को दिया, वो एक तरफा शर्तें जान पड़ती हैं। उसमें अमेरिका के या जो बार्गेनिंग इजराइल का देख लीजिए, उनकी किसी तरह की शर्त को माने जाने की वहाँ बात नज़र नहीं आ रही थी। और तभी ये लग रहा था कि इस तरह की जो संधियाँ होती हैं वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, उनके टिकने के आसार बहुत कम होते हैं। एक तरफा कभी भी संधि या ट्रूस कह लीजिए या सीज फायर कह लीजिए, वो टिकते नहीं हैं। और मैं कल इस बात का जिक्र करना चाह रहा था, फिर कर नहीं पाया। 1919 में एक संधि हुई थी विशाल, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो वर्साई की संधि जिसे कहा जाता है, जो इतिहास पढ़े हैं या उन सबको पता होगा, वो संधि एक तरफा थी, जो जर्मनी के अगेंस्ट। एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। और जब संधि की गई तो जर्मनी पर जिस तरह के उस वक्त आप समझिए कि $33 बिलियन की जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया था कि आपको ये रकम युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर देनी होगी। सिर्फ आप 1 लाख सैनिक रख सकते हैं, आप न सबमरीन रख सकते हैं, न बाकी टैंक और इस तरह की आर्मी रख सकते हैं। इन शर्तों ने जर्मनी की पूरी इकोनॉमी को तोड़ दिया। और उन्हीं शर्तों की बदौलत 1919 की जो वर्साई की संधि थी, उसने ही 1939 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रखी। इस तरह की जो ट्रूसेस होती हैं, जो वन साइडेड होती हैं, वो हमेशा एक दूसरे युद्ध का रास्ता तैयार करते हैं। और इसीलिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आप दूसरी जगहों पे, लेबनान पे अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल ने किया। कल भी जब हम बात कर रहे थे कि इजराइल जो है वो कह रहा है कि साहब लेबनान शामिल नहीं है। पाकिस्तान के PM ने जो 10 पॉइंट का एजेंडा अमेरिका को भेजा, उसमें लिखा था कि लेबनान समेत सारी जगहों पे जंग को बंद किया जाएगा। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा और जो पीट हेगसेट है उन्होंने भी कहा कि लेबनान इस डील में शामिल नहीं है। कैरोलिना लेविट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कल रात की जो थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि साहब ये 10 पॉइंट का जो एजेंडा है ये गार्बेज है और हमने इसको गार्बेज में फेंक दिया इसको जी। तो ऐसी अब अमेरिकी राष्ट्रपति आज कह रहे हैं, सुबह ही उन्होंने कहा कि साहब हमारे सैनिक ईरान में हैं और ईरान के आसपास हैं, सैनिक भी हैं और इक्विपमेंट भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान के अंदर आपके फोर्सेस मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की संधि या इस तरह का जो सीज फायर है वो टिकेगा कैसे, जब इतना मिसट्रस्ट है, जब एजेंडा क्या है। आप भले शनिवार को बैठक करने वाले हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसमें किन मसलों पे बात होगी,
10 पॉइंट जो ईरान ने दिए हैं वो पीछे हटने वाला नहीं है उससे। नहीं, एक और ताज़ा अपडेट ये आ रही है बॉस कि पाकिस्तान में ईरान के जो राजदूत हैं रज़ा अमीरी मोगदम, उन्होंने जो है वार्ता में शामिल होने को लेकर किया गया अपना पोस्ट जो है सोशल मीडिया एक्स पर वो अचानक से डिलीट कर दिया है। और इस वजह से जो अटकलें तेज हो गई हैं कि ईरान अपना जो है प्रतिनिधिमंडल भेजने से पीछे हट सकता है। और इस खबर के बाद जो है इस ट्वीट के बाद सर ग्लोबल मार्केट में हलचल है। नहीं तो मुझे लगता है जब अमेरिका ने सीज फायर को माना, देखिए ट्रंप मुझे लगता है बहुत जल्दी में कई बार फैसले करते हैं। जब उन्होंने सीज फायर को अप्रूवल दिया और जब वो 10 पॉइंट के एजेंडे पर अप्रूवल दिया जिसमें कहा कि ये वर्केबल वो है, जो पॉइंट ईरान ने दिए हैं वो वर्केबल हैं, उन पे काम हो सकता है, उन पे बात हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि जो 10 पॉइंट हमको दिया वो चीज़ नहीं है जो मीडिया में अभी चल अब रहा है। आप देखिए उसमें कुछ भी कह सकते हैं सर, कौन सच्चा कौन झूठा। अब इसमें आप कल्प्रिट पाकिस्तान को बना सकते हो कि पाकिस्तान से आप गलत चीजें भेज दी हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सार्वजनिक मंच पे था कि ईरान, भाई ऐसा तो है नहीं, न्यूज़ में आप चारों तरफ जो चीज़ें थी वो चीज़ें समझ में आ रही थी कि साहब हम न्यूक्लियर उसको एनरिच करेंगे, हमको आप पूरा सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए कि हमारे ऊपर एग्रेशन नहीं होगा, क्षतिपूर्ति दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कंडीशनल खोलेंगे। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि अनअवेयर हो कि ईरान की डिमांड्स क्या हैं, और आपने तब कहा कि हम साहब इसके लिए तैयार हैं। अब आप बाद में जब आपको एहसास हुआ कि ये तो वन साइडेड है, दुनिया कहने लगे कि आप तो साहब कतई झुक गए, तब आपको लगा कि अरे यार ये बात बनेगी नहीं। तब आप लेबनान समेत उस पर राजी थे, फिर आपने मना कर दिया, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ, उन्होंने भी तो अपना ट्वीट किया था, उसमें इस बात को लिखा था कि साहब लेबनान समेत जो है पूरा का पूरा सीज फायर है इंक्लूड। तो इनको तब समझ में आया नहीं, बाद में इनको अचानक एहसास हुआ कि यार ये हमारी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है इस पूरी मामले में। तब से फिर पलट गए, और अब अगर ये पलटे हैं तो ईरान को तो वैसे ही लग रहा है कि हम तो लड़ाई जीत गए हैं, तो उनके हौसले ज़्यादा बुलंद हैं। तो मुझे लगता नहीं है सीज फायर अनटिल अनलेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो युद्ध को रोकने का, जिसमें बहुत लोग स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें ठोस फैसले किए जाएं। नहीं, तमाम देश को, जैसे 198 देश हैं सर इस मुल्क में, इस वर्ल्ड में 7 बिलियन पीपल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले किसी भी जहाज पर आप टोल वसूलने की कोशिश करेंगे तो ये चीज भी टिकेगी नहीं टिकेगी। बहुत विरोध भी हो रहा है। इतना बड़े पैमाने पर जब वहां से ग्लोबल ऑयल का 20% हिस्सा वहां से आता है सर। अब आप समझिए कौन सा देश ऐसा है जो पर वेसल 2 मिलियन या 1 मिलियन भी डॉलर क्यों दे भाई, डॉलर देगा। वो कह रहे हैं कि हर किसी कंट्री के पास अपना जो है एक स्ट्रेट है, ठीक है, हर किसी राज्य के स्टेट के आगे जो है, देश के आगे एक भाई समुद्र है, उससे कहीं ना कहीं कुछ जाता है। अब सब कुछ वैसा करने लगे तो व्हाट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो बहुत गलत बात ही है सर, लेकिन इसका बहुत विरोध भी हो रहा है। देखना होगा कि क्या होता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब भारत में हर जगह मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए जो है ट्राई जो है एक नया विकल्प तलाश रहा है। कहा जा रहा है कि इसका मकसद है कि दूर दराज तक जो है, यानी ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ तक मोबाइल कनेक्टिविटी जो है बहुत आसानी से आ जाए। अब इसको लेकर जो है क्या तैयारियाँ हैं, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, ट्राई की क्या तैयारियां हैं? जिस तरह से स्टारलिंक का पेनिट्रेशन था, कूपर का था, अमेजन भी आ रहे थे, तमाम लोग आ रहे थे कि हर एक लोग को जो है कनेक्टिविटी देंगे। भारत सरकार भी जो है भारत नेट जो है अपनी चला रही है। तो अब क्या करने की तैयारी है? ट्राई देखिए, ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर उतारा है और इस कंसल्टेशन पेपर में एक बड़ा बदलाव करने की बात की है देश में, जिस तरह से टेलीफोन सर्विसेज ऑपरेट होती हैं, चलती हैं। अभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके सामने समस्या होती है कि साहब दूर दराज के इलाके में किस तरह से हम टावर लगाएं, किस तरह से बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करें। उसका जब आप टावर लगाते हैं तो उसके साथ आपको पूरा उसका बैकअप क्रिएट करना होता है, जिसमें डीजल भी चाहिए, आपको उसका जेनसेट चाहिए, रूम बनाना होता है। एग्जैक्टली, उसके लिए आपको आदमी चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कॉस्ट है। अब ट्राई जो है वो चाहता है कि हम सीधा डायरेक्ट टू सैटेलाइट D2D, मतलब D2D का मतलब हुआ डायरेक्ट टू डिवाइस जी, या डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके मोबाइल पर हम सिग्नल भेजेंगे, जिसके जरिए आप बातचीत किसी से भी वॉइस जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा रेडिकल, ये एक बड़ा बदलाव होगा देश में पूरी की पूरी टेलीफोनी जो मोबाइल सर्विसेज हैं उसके लिहाज से, जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में
हिली एरियाज़ में बैठे जो लोग हैं जिनके पास नेटवर्क कवरेज का इश्यू रहता है, वो सीधे बाकी की दुनिया के साथ विशाल कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलिए, तो दो तरीके हो सकते हैं सर। ये कहा जा रहा है, ट्राई ने पूछा है कि ये सेवा जो है किस स्पेक्ट्रम पर जो है वो दी जाए। तो दो विकल्प है, एक है MSS स्पेक्ट्रम सर, इसको कहा जा रहा है कि मोबाइल सैटेलाइट सर्विस। अब ये क्या होता है, इसको भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, आमतौर पर ये खास सैटेलाइट फ़ोन में इस्तेमाल होता है। नई तकनीक से इसे जो है सामान्य मोबाइल फ़ोन पर भी लाया जा सकता है। अब दूसरा है IMT स्पेक्ट्रम। ये है कहा जाता है आसान भाषा में 4G 5G वाला स्पेक्ट्रम है। ये है कि वही स्पेक्ट्रम जो आज मोबाइल कंपनियां जो हैं 4G और 5G के लिए इस्तेमाल करती हैं। कुछ देशों में सैटेलाइट सेवा इसी स्पेक्ट्रम से जो है देने की अनुमति मिल चुकी है। अब सर, ये इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे और क्यों जरूरी है ये सर्विसेज, ये भी समझाइए। नहीं, ट्राई ने इस जब कंसल्टेशन जो पेपर उतारा है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा दुनिया के तमाम देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को मोबाइल सर्विसेज देने के लिए। ऐसे में इसको भारत में लेकर आना एक बहुत ज़रूरी कदम होगा लोगों को बाकी की दुनिया से जोड़ने के लिहाज से। और 2023 में एक जो सरकार जो टेलीकॉम बिल लेके आई थी, उसमें सरकार ने स्पेक्ट्रम का अपनी तरफ से जिस तरह का इस्तेमाल सरकार चाहे उसको करने की सरकार को एक आज़ादी यहाँ पे मिली थी। अब सरकार उसी स्पेक्ट्रम का जो 4G 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसका इस्तेमाल सैटेलाइट के जरिए सीधे D2D की सर्विस देने के लिए कर सकती है विशाल। चलिए सर, ट्राई तो इस मामले पे बड़ा अच्छा कदम उठा रही है सर, लेकिन जिस समस्या से हम लोग दो चार होते रहते हैं, उस समस्या का कब निदान होगा सर? जो कॉल कट जाता है, मेट्रोज में जाते हैं हम लोग सर, तो वहाँ जो है बात अच्छे से नहीं हो पाती है। 4G 5G तो हमारे पास है, उसका मोटा पैसा भी हम अदा कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल की स्पीड नहीं है। कई जगह आप चले जाइए तो थोड़ा बेसमेंट में चले जाइए, वहाँ काम ही नहीं करता है सर। इन चीज़ों को कब दुरुस्त होंगी चीज़ें? स्पैम कॉल्स अभी भी आते हैं सर, तमाम कोशिशों के बावजूद। इन सब चीज़ों का भी तो निदान होना चाहिए। ऐसे हैं जिनका वाकई जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ, और इस चीज़ को अरसा हो गया, नेटवर्क का इश्यू जो है वो अरसा हो गया इस चीज़ को चलते हुए कि लोगों को तमाम जगहों पर, अच्छी ठीक ठाक जगहों पर आप समझिए कि वहाँ उनको नेटवर्क मिलने में दिक्कत होती है। दूसरा, स्पैम कॉल की समस्या जाहिर तौर पर जारी है। अलग सीरीज़ के नंबर जारी किए गए हैं 1600 की, ना उससे कभी कॉल नहीं आता है सर, अब रेगुलर को नंबर से ही आता है मुझे भी कॉल। वो समस्या भी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कुल मिलाकर। लेकिन एक चीज़ है, ट्राई जो है और DOT जो है वो बहुत सारे नए एस्पेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप देखें कि मोबाइल पर सीधे आपका टीवी डायरेक्ट जो है टीवी देखने की बात हो, या इस तरह के दूसरे जो कदम हैं उसके जरिए। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।